हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंसेस बिटवीन लिजार्ड एंड स्नैक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के फाइलम कोर्डेटा की एक महत्वपूर्ण क्लास एव्स, जिसे एवीज भी कहते हैं। क्लास एव्स की बात करें तो इनमें सामान्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बर्ड्स को सम्मिलित किया जाता है। एव्स मीन्स ही बर्ड होता है। अतः हम बात करें बर्ड्स के अध्ययन की तो द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, अर्थात एवीज वर्ग के जंतु या पक्षियों का अध्ययन करने की शाखा को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। भारत में बर्डमैन के नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली है, जिन्होंने बर्ड्स पर काफ़ी अध्ययन किए हैं। आज हमारे वीडियो का बेस रहेगा क्लास एव्स के जनरल कैरेक्टर्स। हम बात करें क्लास एव्स के जनरल कैरेक्टर्स की तो सबसे पहले बात आती है हैबिटेट की। हैबिटेट की बात करें तो ये सामान्यतः एक्वेटिक या जलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय होते हैं, इनके अलावा एरियल या वायवीय होते हैं। अर्थात प्रकृति में ये तीनों आवास में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग से लेकर कोल्ड रीजन्स तक ये देखने को मिलते हैं। अतः आप इन्हें कह सकते हैं कि ये कॉस्मोपोलाइटन होते हैं, अर्थात विश्वव्यापी होते हैं या सर्वव्यापी होते हैं। ये छोटे से पहाड़ी से लेकर बड़ी से बड़ी चोटियों तक पाए जाते हैं और समुद्रों में या एक्वेटिक हैबिटेट में ये अच्छे डाइवर्स भी होते हैं, अर्थात अच्छे तैराक भी होते हैं और लंबी दूरी तक ये स्विमिंग कर सकते हैं। अतः जलीय, स्थलीय व वायवीय तीनों प्रकार के आवास में ये जंतु देखने को मिलते हैं। अतः ये कॉस्मोपोलाइटन कहलाते हैं। बात करते हैं शेप की तो द बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड। सामान्यतः इनका शरीर तरकू आकार का होता है या स्पिंडल शेप्ड होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर 4 भागों में स्पष्ट रूप से बटा होता है, जिनमें हेड या सिर जिसे शीर्ष कहते हैं, नेक या ग्रीवा, ट्रंक या धड़ और टेल या पूंछ, इनमें स्पष्ट रूप से बटा हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेड की तो हेड इज राउंडेड। सिर इनका गोलाकार होता है, बट इट्स जो बोन्स आर प्रोलॉन्ग टू फॉर्म ए बीक। लेकिन इसकी जबड़े की जो अस्थियाँ हैं वो दीर्घाकार होकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम चोंच कहते हैं। अर्थात पक्षियों में जबड़े की अस्थियां मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करती है, जिसे चोंच या बीक कहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो बॉडी हैज़ 2 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। शरीर में 2 जोड़ी संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं, जो सामान्यतः फोरलिम और हाइंडलिम के रूप में होते हैं। बात करते हैं हम इनके फोरलिम की तो फोरलिम जनरली क्लोलेस होते हैं, अर्थात नखर विहीन होते हैं, और फोरलिम मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। फोरलिम और हाइंडलिम के रूप में अपेंडेजेस उपस्थित होते हैं। फोरलिम इनके विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं और क्लोलेस होते हैं। हाइंडलिम इनकी बॉडी का बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि पक्षपाद ही इनमें महत्वपूर्ण होते हैं, जो बॉडी का बैलेंस बनाने के साथ साथ में वॉकिंग, चलने में, रनिंग में, इसके अलावा स्विमिंग में हेल्पफुल होते हैं। हम बात करते हैं हाइंड लिम्स की तो हाइंड लिम्स पे स्केल्स उपस्थित होते हैं। हाइंड लिम्स की बात करें तो यहाँ स्केल्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो एक्जोस्केलेटन कंप्राइजेज फेदर्स, स्केल्स, क्लोज एंड शीथ।
अगर हम इनके बाह्य आवरण की बात करें तो इनके शरीर पर बाह्य आवरण या बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, जो कि फेदर्स पिच्छों का बना होता है, स्केल्स शल्कों का बना होता है, क्लो या नखर्स का बना होता है, एंड शीत और आवरण का बना होता है, एपिडर्मल का आवरण हो सकता है। इनके अलावा बात करते हैं इसकी स्किन की। स्किन इज ड्राई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्लैंड। स्किन या त्वचा इनकी शुष्क होती है, अर्थात त्वचा में मॉइस्ट या नमी की अनुपस्थिति होती है। क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई म्यूकस ग्लैंड या श्लेष्मिक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथियां इनमें नहीं पाई जाती है, अतः त्वचा शुष्क और हल्की रफ होती है। अगर हम बात करें इनमें पाई जाने वाली एक्सेप्शन के तौर पे हम देखें तो एक ग्लैंड इनमें देखने को मिलती है जिसे हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं, ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड कहते हैं। ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड इनमें एक्सेप्शन के तौर पे पाई जाती है। यह टेल रीजन में उपस्थित होती है, अर्थात पुच्छ क्षेत्र के आधारीय भाग में यह उपस्थित होती है, जो फेदर्स या पिच्छों को लब्रिकेट करने का कार्य करती है, अर्थात फेदर्स या पिच्छों को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है, जो कि इसके टेल रीजन के बेस पे पाई जाती है। अतः आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्लास एव्स में एकमात्र ग्रंथि देखने को मिलती है। ये ग्रंथि ऑयल ग्लैंड, तेलीय ग्रंथि या प्रीन ग्लैंड के रूप में उपस्थित होती है, जो टेल रीजन में उपस्थित होती है और फेदर्स को लब्रिकेट या चिकनाई प्रदान करने हेतु उपयोगी है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। तो एंडोस्केलेटन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली ओसिफाइड। अंत्यकंकाल इनका पूर्णतया अस्थियों के द्वारा बना होता है, अर्थात हम बात करते हैं अस्थि और उपास्थियों की, तो उपास्थियाँ इनमें अनुपस्थित होती है लगभग, और अस्थियों से मिलकर इनका पूर्णतया कंकाल बनता है, जो कि अंत्यकंकाल के रूप में होता है। बात करते हैं इनकी अंत्यकंकाल में पाई जाने वाली अस्थियों की। तो अस्थियाँ सामान्यतः स्पंजी अर्थात स्पंज प्रकार की या चिकनी, इसके अलावा न्यूमेटिक अर्थात खोखली होती है। स्पंजस की बात करें तो जैसे स्पंजस का स्ट्रक्चर होता था, नॉन वर्टिब्रेट में एक फाइलम पोरीफेरा हमने पढ़ा था, उनमें उनका स्ट्रक्चर हम देखें तो कॉमनली स्पंज की तरह होता है, इसलिए इन्हें स्पॉन्जेस भी कहा जाता था। तो ऐसा ही बर्ड्स की अगर स्किन की बात करें या त्वचा की बात करें तो त्वचा में या बॉडी में स्पंजी और न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है, अर्थात खोखली या वातिल अस्थियाँ पाई जाती है, जो शरीर के वेट में कमी लाती है, अर्थात इनका शरीर हल्का होता है, और अगर हल्का होता है तो ये उड़ने में भी सहायक होता है। अर्थात इनमें पाई जाने वाली बोन्स को हम एक टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, जिन्हें हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। ये न्यूमेटिक बोन्स, जिन्हें हम वातिल या खोखली अस्थियाँ कहते हैं, ये उड़ने में सहायता करती है, और इन्हीं की वजह से पक्षियों के शरीर का भार हल्का होता है। नेक्स्ट बात करें, लॉन्ग बोन्स आर होलो। लंबी अस्थियाँ खोखली होती है विथ एयर कैविटीज़। इनमें वायु गुहिकाएँ उपस्थित होती है। जो लंबी अस्थियाँ होती है बर्ड्स में, इनमें वायु गुहिकाएँ उपस्थित होती है, इनके कारण ये खोखली होती है या होलो होती है। नेक्स्ट बात करें हम इनमें पाए जाने वाले स्टर्नम की। तो स्टर्नम इज एनलार्ज। स्टर्नम जिसे हम उरोस्थि कहते हैं, ये बड़े आकार की होती है या दीर्घाकार होती है, और एक विशेष संरचना का निर्माण करती है जिसे कील कहते हैं। कील या नोतल, इसे हिंदी में नोतल कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और एक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कील या नोतल एक विशेष संरचना है जो कि स्टर्नम के दीर्घाकार या वृद्धि करने से बनती है। ये मसल्स को अटैचमेंट में सहायक होती है, अर्थात पेशियों के जुड़ने के लिए स्थल उपलब्ध कराती है, जिसे हम कील या नोतल कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर इनमें और देखने को मिलता है, जो केवल क्लास एव्स का कैरेक्टरिस्टिक या डायग्नोस्टिक फीचर आप कह सकते हैं। ए विशबोन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू क्लेविकल। दो क्लेविकल अस्थियों के मिलने से एक विशेष प्रकार की विशबोन बनती है, जिसे हम विशबोन या फर्कुला कहते हैं। इसे हम फर्कुला भी कहते हैं।
और इसके शेप की बात करें तो इसका शेप वी शेप्ड होता है, अर्थात दो इस प्रकार की इंटरक्लेविकल अस्थियां मिलकर फर्कुला का फॉर्मेशन करती है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर वी शेप या अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर की तरह होता है। बात करते हैं इनमें टेल की। द फ्यूज टेल वर्टिब्रा फॉर्म ए सिंगल स्ट्रक्चर कोल्ड पाइगोस्टाइल। अगर इनकी पुच्छ की कशेरुकाओं की बात करें तो इनकी पुच्छ की कशेरुकाएं आपस में संलित होकर एक विशेष संरचना का निर्माण करती है जिसे पाइगोस्टाइल कहते हैं। और ये पाइगोस्टाइल भी बॉडी के बैलेंस बनाने में सहायक होती है तथा उड़ते समय ये एक तरह से शरीर के बैलेंस या संतुलन का कार्य करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। बर्ड सामान्यतः उष्ण रुधिरधारी होते हैं या गर्म रुधिरधारी होते हैं या आप इन्हें समतापी कह सकते हैं, अर्थात ये होम्योथर्मल होते हैं। क्योंकि इनके शरीर का तापक्रम बाह्य वातावरण के तापक्रम के अनुसार बदलता नहीं है, अर्थात नियत रहता है, जो कि सामान्यतः 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। सामान्यतः पक्षियों के तापक्रम की बात करें तो ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है और वातावरण के अनुसार बदलता नहीं है, इसलिए इन्हें समतापी या वार्म ब्लडेड गर्म रुधिरधारी जंतु कहा जाता है। बात करते हैं इनमें पाए जाने वाले साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स की। तो ए न्यू वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट। एक नया स्वर बॉक्स इनमें उपस्थित होता है जिन्हें हम सिरिंग्स कहते हैं। सिरिंग्स इसलिए इनमें पाया जाता है क्योंकि लैरिंग्स इनमें कम डेवलप्ड होता है या कम विकसित होता है, इसलिए साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इनमें एक विशेष ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम सिरिंग्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम इनके अदर कैरेक्टर्स की। तो कुछ कैरेक्टर्स निम्न प्रकार है। अन्य कैरेक्टर्स में से डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है, अर्थात सुविकसित होता है, जिनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड उपस्थित होती है, अर्थात पाचक ग्रंथियां उपस्थित होती है, जिनमें पेनक्रियाज है, इनके अलावा लीवर है, ये उपस्थित होती है। बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। तो एलिमेंट्री कैनाल में कुछ विशेष संरचनाएं देखने को मिलती है, जैसे क्रोप रीजन की बात करें जिसे हम अनपुट भी कहते हैं। ये क्रोप रीजन ईसोफेगस का एनलार्ज शेप होता है, अर्थात ग्रसिका दीर्घाकार में होती हुई एक विशेष संरचना क्रोप या अनपुट का निर्माण करती है। ये क्रोप या अनपुट भोजन को चिकनाई या सॉफ्टनेस प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा ये भोजन को स्टोर करने का कार्य भी करता है। तो ये आप कह सकते हैं ग्रसिका का एक बड़ा हुआ भाग है जो कि अनपुट के रूप में होता है, जो भोजन को चिकनाई प्रदान करने के साथ साथ भोजन को स्टोर करने का कार्य भी करता है। और जनरली जो यंग बर्ड्स होते हैं उनमें बर्ड्स मिल्क प्रोडक्ट की अगर बात करें तो वो बर्ड्स मिल्क प्रोडक्ट भी क्रोप के द्वारा ही सीक्रेट किया जाता है। इनके अलावा बात करते हैं इनके एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली एक और इनकी संरचना जिसे गिजार्ड या पेस्नी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके स्टोमक की या आमाशय की तो ये दो भागों में बटा हुआ रहता है, या आप कह सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट इसका ग्राइंडिंग पार्ट होता है जो कि पेस्नी के रूप में उपस्थित होता है, और दूसरा भाग ग्लैंडुलर पार्ट या ग्रंथिल भाग होता है जो प्रोवेंट्रिकुलर्स के रूप में उपस्थित होता है। गिजार्ड या पेस्नी की बात करें तो इसमें छोटे छोटे महीन स्टोन्स या पत्थर के टुकड़े होते हैं और ये भोजन को ग्राइंडिंग करने का कार्य करता है, अर्थात भोजन को महीन पीसने का कार्य पेस्नी रीजन में होता है। और ये स्टोमक का एंटीरियर रीजन है। बात करते हैं स्टोमक के पोस्टीरियर रीजन की तो ये ग्लैंडुलर रीजन होता है, अर्थात ग्रंथिल क्षेत्र होता है जो कि प्रोवेंट्रिकुलस के रूप में होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं एवीज में पाए जाने वाले रेस्पिरेशन की या श्वसन की। तो श्वसन सामान्यतः लंग्स के द्वारा होता है, अर्थात फेफड़ों के द्वारा इनमें लंग्स या फेफड़ों के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लंग्स आर कनेक्टेड विद एयर सैक्स। लंग्स में एक
विशेष प्रकार की संरचनाएं जुड़ी हुई रहती है जिन्हें हम एयर सैक्स या वायु आश्य कहते हैं या वायु थैले कहते हैं। ये वायु थैले इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में पक्षियों को एयर उपलब्ध कराते हैं, अर्थात अवेलेबिलिटी ऑफ एयर है। एयर सैक्स लगभग 8 से 9 जोड़ी होते हैं जो कि पक्षियों को उड़ते समय, रनिंग के समय या अन्य एक्टिविटीज के समय ये फ्रेश एयर अवेलेबल करवाने का कार्य करते हैं। तो वायु आश्य शरीर के अलग अलग भागों में उपस्थित होते हैं और ये लंग्स या फेफड़ों से जुड़े हुए रहते हैं। बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की या परिसंचरण तंत्र की। तो परिसंचरण तंत्र पक्षियों में वेल डेवलप्ड होता है, अर्थात सुविकसित होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है, अर्थात चतुर्कक्षीय हृदय इनमें देखने को मिलता है, जो कि कोर्डेट एनिमल्स में हाइयर कोर्डेट्स की विशेषता है, जैसे क्लास एवीज और क्लास मेमेल्स इनमें देखने को मिलता है। एक ट्रू 4 चैम्बर हार्ट, जिसे आप वास्तविक प्रकार का पूर्ण हृदय कह सकते हैं, जिनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अर्थात ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर पृथक पृथक रहता है और कहीं भी रक्त का मिश्रण नहीं होता है। बात करते हैं इनमें पाए जाने वाले रीनल पोर्टल सिस्टम की। तो इनमें वृक्क निवेयिका तंत्र कम विकसित होता है। अगर बात कर रहे हैं हम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की, तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की तुलना में रीनल पोर्टल सिस्टम कम विकसित होता है और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के साथ साथ में हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम भी इनमें उपस्थित होता है। अगर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम से स्टूडेंट्स आप समझते होंगे इन्हें यकृत निवेयिका तंत्र कहते हैं, जहां एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड वेसल्स हार्ट को नहीं जाकर सीधे यकृत में पहुंचती है और भोजन में उपस्थित टॉक्सिन्स का डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार का तंत्र वर्टिब्रेट या कोर्डेट एनिमल्स की विशेषता है और ये इनमें सुविकसित होता है। बात करते हैं इनमें पाई जाने वाली इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज की। तो आरबीसी इनकी अंडाकार होती है, बाइकॉन्वेक्स या उभयावतल आकार की होती है और साथ ही केंद्रकित होती है, न्यूक्लिएटेड भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी रेस्पिरेशन, डाइजेशन और सर्कुलेशन के बाद में एक्सक्रीशन की या उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन के लिए इनमें उच्च विकसित प्रकार की वर्कक देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम मेटानेफ्रिक किडनीज कहते हैं, अर्थात मैमल्स की तरह इनमें उच्च विकसित किडनी का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। और जनरली हम बात करते हैं इनके यूरिनरी ब्लैडर की। तो इनमें यूरिनरी ब्लैडर सामान्यतः अनुपस्थित होता है। अपवाद स्वरूप कुछ फ्लाइटलेस एनिमल्स में ये उपस्थित हो सकता है, अर्थात जो उड़ने में असमर्थ होते हैं उन पक्षियों में यूरिनरी ब्लैडर पाया जा सकता है, अन्यथा यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय इनमें अनुपस्थित होता है। अगर बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की या एक्सक्रेटा की, तो इनका एक्सक्रेटा के बेसिस पे इन्हें हम यूरेकोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, अर्थात ये यूरिक अम्ल के रूप में अपना उत्सर्जी पदार्थ त्यागते हैं, अतः इन्हें यूरेकोटेलिक जंतु भी कहते हैं। इनका उत्सर्जी पदार्थ सामान्यतः अर्ध ठोस के रूप में होता है, अर्थात सेमी सॉलिड के रूप में होता है, जो इनके वेस्ट प्रोडक्ट या फिशेज के साथ में एक्सक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। तो इनका तंत्रिका तंत्र सुविकसित होता है, जिनमें ऑल्फैक्टरी लोब्स आर स्मॉल, जिनमें घ्राणपालियां छोटी होती है, परंतु हम बात करें ऑप्टिक लोब और सेरिबेलम की, ये वेल डेवलप्ड होते हैं। इनके अलावा 12 जोड़ी इनमें क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती है। अगर हम कपाल तंत्रिकाओं की बात करें तो इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं देखने को मिलती है, जो उच्चतर कशेरुकी या उच्चतर कॉर्डेट की विशेषता होती है। एक विशेष संरचना इनमें देखने को मिलती है जिसे बर्सा फेब्रिसी कहते हैं। बर्सा फेब्रिसी क्या होती है, तो इसके बारे में आपको एक नोट के रूप में ध्यान रखना है। बर्सा फेब्रिसी इज ए लिम्फोइड टिश्यू फाउंड इन सम यंग बर्ड्स। ये कुछ नवजात या यूँ कह सकते हैं आप यंग बर्ड्स में देखने को मिलती है। ये एक तरह से एक लिम्फोइड या लसिका उत्तक है जो यंग बर्ड में उपस्थित होता है
जिसका मुख्य कार्य सिंथेसिस ऑफ लिम्फोसाइट्स है, अर्थात लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का संश्लेषण करना है। और आपको पता होगा लिम्फोसाइट सेल्स बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने का कार्य करती है, अतः इनमें इम्यूनिटी को बनाए रखने का कार्य बर्सा फेब्रिसी नामक लिम्फोइड टिश्यू की वजह से होता है। बात करते हैं सेक्सेज की, तो सेक्सेज आर सेपरेट, लिंग सामान्यतः पृथक पृथक होते हैं। नर एवं मादा जंतु अलग अलग होते हैं। नर में नर जनन अंग स्थित होते हैं और मादा में मादा जनन या मादा जनन उपस्थित होते हैं, अर्थात ये यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं ये एकलिंगी जंतु होते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने को मिल सकता है, अर्थात लैंगिक द्विरूपता भी स्पष्ट देखने को मिल सकती है, जिनमें नर और मादा की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। अतः लैंगिक द्विरूपता वह होती है जिनमें नर व मादा जंतु स्पष्ट रूप से मॉर्फोलॉजिकल तरीके से अलग अलग नजर आए। बात करते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन या मैथुन अंग की, तो मैथुन अंग इनमें सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। रेयर केसेस में किसी बर्ड्स में कोपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित हो सकते हैं। जनरली बात करते हैं हम फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल्स में लेफ्ट ओवेरी और ओविडक्ट उपस्थित होती है। केवल बायां अंडाशय और बाईं अंडवाहिनी ही देखने को मिलती है, या आप यूँ कह सकते हो कि बायां अंडाशय और बाईं अंडवाहिनी ही विकसित होती है। दायां अंडाशय या तो अनुपस्थित होता है और या कम विकसित होता है, अर्थात दायां अंडाशय और दाईं अंडवाहिनी या तो अनुपस्थित ही होगी और या अक्रियाशील होगी। अतः आप कह सकते हैं कि फंक्शनल की बात करें तो लेफ्ट ओवेरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही फंक्शनल या क्रियाशील होती है, जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करती है। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्योंकि हायर कोऑर्डिनेट एनिमल्स है, सभी प्रकार के हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, तो इनमें इंटरनल या आंतरिक प्रकार का निषेचन देखने को मिलता है, जिसमें गैमेट बॉडी के भीतर रिलीज किए जाते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट या परिवर्तन इनमें प्रत्यक्ष प्रकार का होता है या डायरेक्ट प्रकार का होता है, जिनमें कोई लार्वावस्था उपस्थित नहीं होती है। हम एक विशेष कैरेक्टर की बात करें तो क्लास एव्स के एनिमल्स या बर्ड्स पेरेंटल केयर शो करते हैं, अर्थात पैतृक रक्षण शो करते हैं। ये अपने नवजात शिशुओं की देखभाल स्वयं करते हैं। अधिकतर मादाएं इनको फीडिंग करवाती है। इनके अलावा अन्य जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी पूर्ति भी इनके जनक करते हैं, अर्थात इनमें विशेष प्रकार का पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। इनके अगर कॉमन एग्जांपल्स की बात करें, हम क्लास एव्स के कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो कॉमनली पिजन, जिसे हम कोलंबा लिविया कहते हैं, क्रो, कौवा, स्पैरो चिड़िया, जिसे हम घरेलू चिड़िया कहते हैं या हाउस स्पैरो कहते हैं, फाउल, मुर्गे या मुर्गियों की प्रजातियां, डक या बतख, ये सभी पक्षी इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्लास एव्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक वीडियो ला सकूं और आपकी हर एक आवश्यकता, चाहे किसी भी प्रकार का सिलेबस हो, आरबीएससी, सीबीएसई, नीट, एम्स, सभी के लिए मैं बेहतर से बेहतर टॉपिक का कलेक्शन कर सकूं और अच्छा से अच्छा टॉपिक लेकर उसका बेहतर तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।